purpose of today's meeting was to unite our partners around this effort, to strengthen Ukraine and to support a just and enduring peace. We agreed some important steps today. We will keep the military aid flowing and keep increasing the economic pressure on Russia to strengthen Ukraine now. We agreed that any lasting peace must ensure Ukraine's sovereignty and security, and Ukraine must be at the table. European countries stepping up to make sure that Ukraine has got what it needs to stay in the fight as long as it has to continue. What we also see is European countries really ramping up to help with security guarantees for the moment when a peace deal would be struck. Obviously there is no deal yet, there is no ceasefire yet, but we have to prepare for that moment. वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूँ आरिफा नूर। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान से हट के। अमूमन पाकिस्तान में ही इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं, ऐसी अनहोनी सी बातें हो रही होती हैं कि हमारी तवज्जो उन्हीं पर रहती है। मगर कभी कभी दुनिया में भी कुछ ऐसी अनहोनी बातें हो जाती हैं कि पाकिस्तान के जो वाक़यात हैं या डेवलपमेंट्स हैं वो उसके सामने कुछ गैर ज़रूरी या छोटी लगने लग पड़ती हैं। आज कल में भी ऐसा ही वाक़या अमेरिका में पेश आया जिसको पाकिस्तान क्या सारी दुनिया ने बहुत गौर से देखा, और उसके सामने हम कह सकते हैं कि बहुत और जो वाक़यात हुए या डेवलपमेंट्स हुए वो अब इन कंपैरिजन शायद इतने अहम नहीं लगते। और ये था ओवल ऑफिस में जो यूक्रेनियन सदर की मुलाकात हुई अमरीकी सदर और वाइस सदर से, नायब सदर से माफ़ करिएगा, JD वैंस, डोनाल्ड ट्रंप, सदर ज़ेलेंस्की जो हैं यूक्रेन के सदर, उनसे उन्होंने वाइट हाउस में ओवल ऑफिस में मुलाकात की। और ये मुलाकात जो थी ये मीडिया नुमाइंदों के सामने हुई, और वहीं गुफ्तगू जो थी वो गर्मा गर्म शुरू हो गई जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूक्रेनियन सदर से कहा कि आप रूस के साथ मुआहदा कर लें वरना हम पीछे हट जाएंगे। जो सदर थे यूक्रेन के ज़ेलेंस्की, वो ऑब्वियसली कोई समझौता इस तरह नहीं करना चाह रहे थे, और जिस पे बात जो थी वो काफ़ी तल्ख हो गई। बात यहाँ तक पहुँच गई जब नायब सदर ने उनसे कहा कि आपने तो कभी शुक्रिया अदा नहीं किया अमेरिका का जितनी आपकी मदद अमेरिका ने की है। और उसके बाद जो मुलाकात थी वो अचानक ख़त्म कर दी गई। जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी दोनों प्रेसिडेंट्स के दरमियान वो नहीं हुई, और ज़ेलेंस्की अपनी ट्रिप जो थी उसको छोटा करके वापस चले गए। फ़ौरन इसका रद्द अमल आया, जहां बहुत तज्जिया हुआ, गुफ्तगू हुई कि ऐसा वाक़या क्यों पेश आया। यूरोप की तरफ से फ़ौरन ही इस पे रद्द अमल आया। न सिर्फ यूक्रेनियन जो सदर है वो लंदन गए, उन्होंने वहाँ बरतानवी वज़ीर आज़म से भी मुलाकात की, दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदा भी हुआ, उनको कर्ज़ दिया यूके ने। इसके साथ साथ एक अहम इजलास यूरोपियन ममालिक का भी वहाँ हुआ जिसमें जो फ्रांसीसी सदर थे, नेटो के सेक्रेटरी जनरल थे, पोलैंड के वज़ीर आज़म, कनाडा के वज़ीर आज़म, इन सब की तरफ से ये अहम रहनुमा जो थे वहाँ न सिर्फ जमा हुए बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि वो यूक्रेन को आने वाले दिनों में उनकी सपोर्ट करेंगे। इस सारे इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एजाज़ अहमद चौधरी, साबिक सेक्रेटरी खारजा, और जाहिद हुसैन साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। एजाज़ साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, सबसे पहले तो ये कि कितना चौंके या आपके ख्याल में देयर वाज नथिंग अनएक्सपेक्टेड अबाउट ये जो मुलाकात ना सिर्फ ओवल ऑफिस में हुई बट जिस तरह उसको मीडिया के सामने जिस तरह की गुफ्तगू हुई, वर यू एक्सपेक्टिंग समथिंग लाइक दिस सर? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा होता नहीं है। इस किस्म की मुलाकातों में जो कहीं टेबल पे बैठ के हों, मीडिया की ग्लेयर से हट के, कैमरा से हट के, उसमें तो तल्ख बातें हो जाती हैं, लेकिन सबके सामने कभी भी, इवन जो दुश्मन ममालिक हैं वो भी ये काम नहीं करते। तो ये बहुत ही गैर मामूली अंदाज था। बहुत सारे लोग इसको बुलिंग कह रहे हैं, और इस पे राय अपनी सारी दुनिया में दी जा रही है। मैं भी इसी राय का हामी हूँ कि ये ठीक नहीं हुआ। एक घर आपका विजिटर आया था, उसको इस तरीके से इतना ज़्यादा दबाना मुनासिब नहीं था, और ये बिल्कुल गैर मामूली एक फेल था। लेकिन ये ट्रंप का दौर है, ट्रंप के दौर में इस किस्म के मनाज़र शायद और भी देखने में आए। आपने देखा है कि क्या दोस्त क्या दुश्मन, उनका एक ख़ास रवैया है
कारोबारी अंदाज में कि उनके ख्याल में अमेरिका के लिए बिल्कुल जो भी सौदा करें वो ऐसा हो कि जिससे अमेरिका को बड़ा फ़ायदा हो, ये उनका ख्याल है। लेकिन कारोबारी दुनिया बैनुल रियासती अमूर से बहुत मुख्तलिफ होती है। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप सौदेबाजी कर सकें, और इस तरीके से रिलेशनशिप्स बनानी पड़ती हैं, और उन्होंने तमाम रिलेशनशिप्स अपने एलाइज के साथ, अपने कंपेटिटर्स के साथ वो वन बाय वन ख़त्म करते जा रहे हैं। यूरोप के साथ भी कर दी है, यूक्रेन के साथ भी कर दी है, और अभी आपने इब्तदाइया में जिस तरह बताया कि यूरोपियंस जो हैं वो यानी वो भी एक किस्म का हर्ट हैं, और वो उन्होंने रिएक्ट किया है, पुशबैक किया है उन्होंने, लेकिन मैं समझता हूँ कि बिल्कुल अनयूजुअल। सर अनएक्सपेक्टेड था रवैया जो था वो, बिल्कुल जिसको कहते हैं डिप्लोमेटिक या रिवायती नहीं था। पर सर एक तरफ दूसरा ये भी व्यू पॉइंट है जो कि यूक्रेन ने को ये समझ नहीं आ रहा कि सूरत हाल क्या है, या वो समझने के लिए तैयार नहीं है कि इतनी जो उनको इमदाद मिली उसका कोई फायदा नहीं हुआ, और अगर वो अब कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं होते तो बहुत मसाइल हो जाएंगे, इन द सेंस के यू नो दिस व्यू के शायद कसूर डोनाल्ड ट्रंप का अगर था तो उसमें यूक्रेन की भी गलती है। उनको भी आदत हो गई है इस किस्म की जंग लड़ने में जहां सारी दुनिया उनकी मदद कर रही है, एंड ही वाज आल्सो द यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वाज आल्सो शेकन आउट ऑफ दैट डिल्यूजन। आप इससे इत्तेफाक करेंगे सर? नहीं, देखें आरफा, असल में जो पूरा स्पेक्टिकल हुआ वो तो मेरे ख्याल अनप्रेसिडेंटेड है, यानी डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में आज तक ये कभी भी नहीं हुआ कि इस तरह से किसी हेड ऑफ स्टेट को बुला के इस तरह की तजवीज़ की जाए मीडिया के सामने। ये तो ऐसे ही था जिसमें एक लिहाज से आप ज़बरदस्ती किसी के साथ जो है ये कहना चाह रहे हैं कि ये काम करो वरना तुम्हारा हशर ये कर देंगे। असल बात यह कि देखें, ये ट्रंप की जो बात आ रही है एक लिहाज से सारी चीज़ें जो हैं वो किसी इस बुनियाद पे नहीं है ट्रंप का रवैया कि वो जंग ख़त्म करना चाहते हैं, या जो है वो शायद कोई इस टाइप की उनकी पॉलिसी है कि जो चीज़ों को जो है जितनी भी जो है महाजाराई की पॉलिसी ख़त्म की जाए। नहीं, असल बात ये पूरा जो एक ट्रांजैक्शनल एक तरीक़ेकार है जिसका अब उनकी फॉरेन पॉलिसी में भी इजहार होता है। अभी सिर्फ ये बात नहीं आ रही है जितने जिसने उन्होंने ह्यूमिलिएट किया है जिस तरह से अपने दूसरे अलाइज को भी, मतलब टैरिफ के नाम पे कनाडा से लेके मैक्सिको से लेके और उसके अलावा जो है यूरोपियन हली अपने साथ, तो उनका एक तरीक़ेकार बन के आया। लेकिन इसकी जो मिसाल कभी भी नहीं मिलती है जो कुछ हुआ ज़ेलेंस्की के साथ हुआ। अब बात ये आती है कि देखें, जंग खत्म होनी चाहिए, इस पर सबको इत्तेफाक होता है कि जंग खत्म होनी चाहिए, लेकिन आपने जो है यूक्रेन को 3 साल तक बेतहाशा एक हथियार दिए और एक हद तक प्रोवोक भी किया आपने सूरत हाल को कि जो रशिया ने, जिसपे मैं नहीं कहता हूँ कि रशिया की जो हमला था वो जायज़ था, लेकिन एक बात ये भी हकीकत है कि एक प्रोवोकेशन भी बहुत ज़्यादा हुई थी, ख़ासतौर पे अमेरिका और दूसरे यूरोपियन ममालिक के। अब मसला ये आता है कि उसको ये इस चीज़ को इस तरह से ख़त्म नहीं किया जाएगा। दूसरा एक और बात भी है, देखिए पूरा तरीक़ाकार क्या था। असल बात ये थी कि एक लिहाज से मिनरल्स पे जो है उनकी नजरें हैं और वो चाह रहे थे कि कोई ऐसा मुआहदा किया जाए जिसकी वजह से जो एक रेयर अर्थ मिनरल्स पे आजकल दुनिया भर में उसकी मांग ज़्यादा है, तो वो जो है अमेरिका को एक लिहाज से उसके बदले में दी जाए, जो कि अमेरिका ने इनको आर्म्स देने में खर्च किया और एग्जैजरेटेड फिगर उन्होंने बताई थी। अब मसला ये आता है कि ये तरीक़ेकार जो है मैं नहीं समझता हूँ कि कोई कारामद हो सकती या किसी तरफ हम एक लिहाज से एक अमन की तरफ जाएंगे। अब यूरोप उसके मुकाबले में खड़ा हुआ, एक हकीकत बन के आई थी कि इस जंग ने, यूक्रेन की जंग ने पूरे यूरोप को यूनिफाई कर दिया था और उसके बाद जो है ये 3 साल तक जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा यूरोप के ममालिक में सफ़र भी किया था, क्योंकि बहुत सारे ममालिक यूरोप के, जर्मनी और इटली समेत जो है वो एक हद तक एक डिपेंडेंट थे रशिया की गैस के सप्लाई से और ये तमाम चीज़ें थी, तो बहुत ज़्यादा एक लिहाज से उनको भी एक तौर पे असर पड़ा था। अब जंग खत्म करने का तरीक़ाकार ये नहीं होता है कि आप बैठा के किसी को जो है एक हद तक ह्यूमिलेट करें और कहें कि ये सीज फायर, अभी तक यही पता नहीं कि सीज फायर की कंडीशंस क्या हैं। बिल्कुल सर जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक। बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें एजाज़ अहमद चौधरी साहब से और जाहिद हुसैन साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो यूक्रेन, अमरीका और इस वक्त यूरोप के ताल्लुकात हैं।
एजाज साहब, ऑब्वियसली जो अभी आप दोनों इस पे बात कर ही रहे थे, पर सर इसका बहुत गहरा असर अब लग ये रहा है कि पड़ेगा यूरोप के ऊपर, क्योंकि एक तरफ वो जो उनकी कमिटमेंट्स हैं या जो वो दावे कर रहे हैं, न सिर्फ उनको यूक्रेन को ज्यादा इमदाद देनी पड़ेगी, पर ये भी बात हो रही है कि उनको अपने दिफा पे भी अब ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। सब यूरोपियन ममालिक की तरफ से ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि किस तरह वो अपने दिफा के खर्चे को अब बढ़ाएंगे। ओवरऑल इसका आप इम्पैक्ट सर यूरोप पर क्या देख रहे हैं? बहुत ज्यादा। लेकिन इससे पहले मैं ये जरूर कहते चलूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो मूव है कि रूस को की हमायत करना और यूक्रेन को एक किस्म का इमदाद सारी बंद कर देना, इसके पीछे एक उनकी अपनी जहन में एक हिकमत है, जिसका मतलब ये था कि वो चीन के जो कुर्बत थी चीन के साथ रूस की, उसको उससे दूर करना, क्योंकि चीन के साथ उनका मेन राइवल तो चीन है। दूसरा उनका यह था कि यूरोप को झंझोड़ना कि वो अमेरिका के खर्चे को पर ना अपनी सिक्योरिटी लें, अपने मसाइल को खुद करें। और तीसरा, जो अमेरिका का इतना जो खर्चा हो रहा था, बिलियंस ऑफ डॉलर जा रहे थे इस जंग में, उन्होंने उसको रोका। तो एक लिहाज से उन्होंने अपने तई ये अमेरिका के लिए बहुत फायदा किया। दूसरा रह गया यूरोप तो यानी उसको तो पूरी तरह एक किस्म का झंझोड़ के रख दिया, क्योंकि वे गफलत की शक्ल में थे कि पिछले 70, 75, 80 साल से वो अपने डिफेंस पे कोई खर्च नहीं कर रहे थे। ये वेलफेयर स्टेट्स बनी हुई थी सारी की सारी, और आपने देखा कि जितने बाहर से भी लोग आते थे, ये वेलफेयर ओरिएंटेड ज्यादा एक्टिविटी थी, क्योंकि डिफेंस पे तो खर्चा ही कोई नहीं करना पड़ रहा था। अब जब उनको ये पड़ी है तो वो इतना आसान नहीं होगा। देखिए, वो 1%, 2% GNP कर रहे हैं अपना, ये कहीं ज्यादा जैकअप एकदम से तो नहीं हो सकता। वो सारे अपने तौर अतवार कैसे बदलेंगे वेलफेयर ओरिएंटेड, तो उनको काफी देर लगेगी इसको अपने डिफेंस के लिए गियर अप करने में, और काफी कुछ कफ आउट करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सारा उनका जो वेलफेयर ओरिएंटेड जो काम थे वो सब रुक जाएंगे, और शायद लेबर लॉज वगैरह भी उनको काफी जो है, जो बहुत लिबरल है वहां पे, वो भी शायद उनको टाइटन करने पड़े। यूक्रेन की जो मदद का वो दावा कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि उस किस्म की मदद कर सकते हैं, क्योंकि आपने अगर से पहले देखा हो तो वो कह रहे थे कि हम ट्रूप्स तक भी नहीं दे सकते, और अगर ट्रूप्स भी देंगे तो असल बात आ जाएगी सिक्योरिटी एश्योरेंसेस पे कि क्या अमेरिका सिक्योरिटी एश्योरेंस देगा। और आपने देखा कि जो ज़ेलेंस्की और ट्रंप की जो मीटिंग है वो टूट गई इस बात पे, सिक्योरिटी एश्योरेंसेस पे, क्योंकि वो जो सिक्योरिटी फॉर मिनरल्स की जो डील थी जो तैयार पड़ी थी, वो सिर्फ इस वजह से साइन नहीं हो सकी क्योंकि ज़ेलेंस्की कह रहे थे कि आप हमें फिर सिक्योरिटी एश्योरेंसेस दें। वो अमेरिका देने को तैयार नहीं था, तो यूरोप भी शायद तैयार नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि यूरोप जो है वो उस किस्म की मदद नहीं है, फेस सेविंग है जिसका उन्होंने रेटरिक अभी कर रहे हैं, फेस सेविंग से ज्यादा नहीं, वो उस तरह की मदद नहीं कर सकेंगे। अल्टीमेटली ये जंग बंद होती नजर आ रही है और यूक्रेन को शायद कंसेशंस देनी पड़ेंगी। ये उनकी बदकिस्मती है, उन्होंने बड़ी जरूरत से ये 3 साल लड़े, लेकिन दूसरों की बोरोड मनी के ऊपर आप जंगें नहीं लड़ सकते। ये भी उनको मेरे ख्याल एक सबक उन्होंने सीख लिया होगा। जी जाहिद साहब, बट सर इसके अब 2 इश्यूज हैं, जैसे कि एक एजाज साहब ने जिक्र किया कि ये इस सारा ये जो अमेरिका की पॉलिसी तब्दील हो रही है उसका जो माशी असर पड़ेगा यूरोप के ऊपर, जब जिस किस्म के उनको अब अपने सिक्योरिटी के लिए खर्चे करने पड़ेंगे। पर सर दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इतना आसान भी नहीं होगा, जो एजाज साहब बात कर रहे थे कि ये जंग खत्म तो करनी पड़ेगी, बट इतना आसान भी नहीं होगा टू कम टू दिस पॉइंट, क्योंकि यूक्रेन और यूरोप का व्यू पॉइंट यहाँ बिल्कुल फर्क है। कंसेशंस वो करने को तैयार नहीं है, रूस कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा है, अमेरिका की तरफ से प्रेशर है, तो इनएविटेबल तो है बट आसान नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही बात। देखें, ये बात सही है कि इस पूरे जो हो रहा है उसके बाद जो है वो जो एक वर्ल्ड ऑर्डर बनाया गया था अमेरिका की तरफ से, खास तौर पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जिसमें एक अलाइनमेंट बना था वेस्टर्न कंट्रीज का, यूरोप और अमेरिका का, और वो जैसे उसी की पैदावार नाटो भी थी, एक मुश्तरका एक सिक्योरिटी बनाने का। तो वो जो है वो चलता रहा था, इसके बावजूद कि सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया था 1990 में, लेकिन ये एक लिहाज से जो सिक्योरिटी के ताउन था अमेरिका और यूरोप का, वो बरकरार रहा था। अब जो सूरत हाल बहुत तब्दील होते हुए नजर आती है हमें, ये है। इसके बाद यकीनी बात यह है कि यूरोप
के लिए एक बहुत ज़्यादा एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है कि इसके बाद क्या करेंगे। तो ये बात जैसे कल परसों जो है मीटिंग हुई थी, वहाँ पे तकरीबन 18 ममालिक उसमें शरीक थे लंदन में, जिसमें एक एलामिया भी जारी किया गया था कि वो अपने अखराजात बढ़ाएंगे और इन तमाम चीज़ों को करेंगे। लेकिन असल बात यही आती है कि क्या ये मुमकिन हो सकेगा। मेरा ख्याल ये है कि अभी भी जो है एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। एक और बात जो आती है, ये इसमें एक और सबक भी है। देखें, जब डिसइंटीग्रेशन हुई थी सोवियत यूनियन की 1990 में, तो एक हद तक जो है एक अंडरस्टैंडिंग बन के आई थी अमेरिका और रशिया के दरमियान, जो नई थी कि गॉर्बेचोव के ज़माने में, कि जो है वो अब नेटो जो है वो उसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, या कोई ऐसी जगह जिसे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं, या फॉर्मर सोवियत स्टेट जो थी उन पे जो उसको मेंबरशिप नहीं बनेगी। लेकिन उससे जो है वो इन्हराफ किया गया था और नेटो को बाज़ाब्ता तौर पे एक लिहाज से फैलाया जाने की कोशिश की गई थी। और जो तसादुम जो बन के आया रशिया के साथ जो है यूक्रेन का, एक और जो बुनियादी एक चीज़ बन के आई थी, उसमें यही था कि जो खतरा रूस को बन के आया था कि नेटो यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर बनेगा। अब ये तमाम चीज़ें तब्दील होती हुई नजर आती हैं। क्या ट्रम्प की एक और जो बहुत वाज़ेह है, जो कि पहले ट्रम्प में भी उन्होंने बार बार बात की थी कि नेटो में जो है वो अपना खर्चा खुद बर्दाश्त करें। तो अब एक बहुत बड़ा सवाल जो यूरोप में पैदा हुआ है, क्या नेटो अब बरकरार रह सकेगा, ये भी एक चीज़ आ रही है। अब यूरोप अपने तौर पर जितना भी इत्तेहाद कर ले, लेकिन उस किस्म का सिक्योरिटी पैक्ट अपने नहीं बना सकते हैं, किसके लिए जो एक लिहाज से अमेरिका का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसमें होता था। फौजें भी अमेरिका की इन ममालिक में थी, जो नेटो के जो कंट्रीज थे। अब क्या होगा, अभी कोई बात जो समझ में नहीं आ रही कि इसका नतीजा क्या होगा। लेकिन ये बात जरूर है कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी रशिया जरूर होगा। और ये बात बिल्कुल सही है एजाज साहब की कि जो है शायद इनके अमेरिका में ये बात पाई जाती है कि चूंकि चाइना के साथ एक बुनियादी जो है एक तजाद बन के आ रहा है, उनका एक कन्फ्रंटेशन बन के आ रही है, तो उसके बाद जो है इसको रशिया को अगर इस तरह पैसिफाई किया जा सकता है तो उसके बाद ये एक इत्तेहाद में रखना पड़ेगा। लेकिन ये मुमकिन शायद नहीं होगा। देखिए, कंसेशन जो अगर यूरोप के अंदर यूक्रेन देती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं हम छोटी सी ब्रेक। कोई इंटीमेशन नहीं थी, सिर्फ मीडिया पे चल रहा था। मैं जिस वक्त जहाज पे था उस वक्त शायद मुस्तफा भाई को फोन आया है ना, और उनको भी 11th आवर में पता लगा था। इशारों में मान लिया कि जो एमक्यूएम है वो पीएससी माफिया के कब्जे में है। यहाँ कन्वीनर बेबस हो, पार्टी किसी और के नजर में हो, वो हमें पता नहीं क्या बहुत दिखाएंगे। वज़ीर आज़म का इस्तेकाक है और ज्यादा बेहतर होगा कि ये सवाल जो है वो वहाँ से उसका जवाब आए। परवेज खट्टर की मेरे साथ कोई क्लोजनेस नहीं है। वी आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स सिंस मोर देन 15-16 ईयर्स। मेरे घर में कोई मैयत होती है तो हम इनको मैसेज करते हैं कि हमारे जनाजे पर फातिहा पे भी माफ। ठीक है, अगर जिसने भी दिया है उसको यही कहूंगा, आओ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे जो वफाकी काबीना में तब्दीलियाँ की गई हैं। बहुत अरसे से इस पे बात हो रही थी इस्लामाबाद पे। गुज़िश्ता हफ्ते फाइनली जो नए वुज़रा थे उनकी ओथ टेकिंग हुई, नाम सामने आ गए। पोर्टफोलियोज अभी तक वाज़े नहीं है, पर सिर्फ ओथ टेकिंग के बाद ही नई कहानी शुरू हो गई, नई कंट्रोवर्सीज जो है वो सामने आ गई। एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के ही जो इख्तियार वली साहब हैं, उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि परवेज़ खटक साहब को काबीना में शामिल कर लिया है। तो दूसरी तरफ जो वाक़या सामने आया वो ये था कि MQM में भी कुछ इख्तलाफात हैं शायद इस मामले को लेके। अब यहाँ कहना ये ज़रूरी है कि MQM में जो इख्तलाफात हैं वो कोई ख़ास नए नहीं हैं। पहले भी फ़ारूक सत्तार साहब से भी पार्टी अलग हुई थी इसी बात पे कि फ़ारूक सत्तार साहब की जो व्यूज़ थे उससे बाकी जमात जो है वो इत्तेफाक नहीं करती थी। फिर वो इकट्ठे तो हो गए, मगर इख्तलाफात कितने किस हद तक ख़त्म हुए या नहीं हुए ये सवाल रहेगा। अभी पिछले दिनों में भी ये इत्तला आई कोई तकरीबन महीना पहले कि मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी साहब जो हैं उन्होंने जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है CC का पार्टी की,
वो छोड़ दिया है क्योंकि उनके भी इख्तलाफात हैं। कुछ वजाहती बयानात भी उसके बाद सामने आए मगर बात दब सी गई। मगर वो इख्तलाफात ख़बरों में रहे ना रहे वैसे तो सामने थे, और शायद इसी वजह से जैसे ये ओथ टेकिंग हुई तो जो कन्वीनर हैं जमात के खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, उनका एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि उनको मालूम नहीं था कि मुस्तफ़ा कमाल साहब को वज़ीर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा मैं तैयारे में था जब मुस्तफ़ा कमाल को हल्फ बर्दारी के लिए फ़ोन आया। उसके बाद ऑब्वियसली उन्होंने और भी बात की कि किस तरह गैर मामूली किस्म का फ़ैसला था जो PSP, जो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक पार्टी इस्टेब्लिश की थी, उसका और MQM पाकिस्तान का जब मिलना हुआ, उन्होंने कहा तलखियाँ भी बहुत थी इस सारे मामले पे। फिर उन्होंने गवर्नर सिंध की भी बात की। तो ये इशूज़ चल क्या रहे हैं, इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है ज़ियाउर रहमान, सहाफ़ी हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं सियासत पे, कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम टू द शो सर। जी ज़िया साहब बताइएगा कि ये पहले फ़ारूक सत्तार साहब से कोई नाराज़गी थी, वो तो एक तरफ हो गई, मामले तय हो गए, मुस्तफ़ा कमाल साहब भी MQM में आ गए। अब ये फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब में कोई लड़ाई है? इज इट जस्ट अबाउट द कैबिनेट? क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा था कि मुस्तफ़ा कमाल साहब को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि खालिद मकबूल सिद्दीकी पार्टी को भी हेड कर रहे हैं और वफाकी वजीर भी हैं। यही इशू था या कुछ और भी है? जी थैंक यू। बेसिकली देखा जाए तो MQM जब से अल्ताफ हुसैन साहब माइनस हुए हैं उसके बाद ही स्प्लिट का शिकार है। हम देख रहे हैं कि आज की जो MQM है जिसके अंदर मर्जर हुआ था फारूक सत्तार वाले ग्रुप का और मुस्तफ़ा कमाल की PSP का, लेकिन आज भी MQM में तीनों दड़े पाए जाते हैं। एक दड़ा है खालिद मकबूल सिद्दीकी का, एक दड़ा है डॉक्टर फारूक सत्तार का और एक दड़ा है मुस्तफ़ा कमाल का। ये इनकी पार्टी की अंदरूनी जंग है जो हर 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद निकल आती है, कभी गवर्नर के नाम पे, कभी वजारत के नाम पे, कभी पार्टी की चेयरमैनशिप के नाम पे, कभी किस मसले पे। तो मेरे ख्याल में ऑलरेडी MQM बड़ी क्राइसिस में है। एक तो वो अपनी जो सपोर्ट बेस है वो खो चुकी है, और दूसरी बात जो इसके जो 3 बड़े लीडर है, मतलब MQM का नाम ही 3 वर्ड है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, और इसके लीडर भी 3 है। तो हम देख रहे हैं कि ये इनका जो स्प्लिट है वो बड़ा क्लियर नजर आता है आपको कराची में इनके तंजीमी हलकों पे, और उसका बड़ा असर ये पड़ रहा है कि पार्टी तकरीबन मेरे ख्याल में मतलब खत्म हो रही है। जो एक सपोर्ट बेस है तो उसके लॉयल सपोर्टर है वो बड़ा मायूस है इस वक्त। तो सर ये बताइएगा कि मुस्तफ़ा कमाल साहब को जो इख्तलाफात उनके खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से, जैसे आपने कहा कि 3 धड़े थे उनको एक कर दिया, इख्तलाफात तो वही हैं, पर ये इस वक्त ज्यादा इशू जो था ये कैबिनेट और ये भी कि पार्टी के भी वो हेड है और कैबिनेट की भी पोजीशन है, यही इशूज थे? जी बिल्कुल। एक तो ये मसला है कि MQM के अंदर कभी चेयरमैन का होता था नहीं, ये अभी भी आईनी तौर पर MQM के अंदर कन्वीनर होता है, लेकिन इस बार इन्होंने खालिद मकबूल सिद्दीकी को पार्टी चेयरमैन भी बनाया और वफाकी काबीना का हिस्सा भी है। एक ये रीजन भी था जिसपे PSP के लोगों ने मुजाहरा भी किया बहादुराबाद के ऑफिस पे कि आप एक ओहदा ले, या पार्टी सरबराह बने या फिर आप वजारत रखें। तो मैं हाल में अब ये मसला भी थोड़ा हल होता नजर आ रहा है जब उनको भी एक वजारत मिल गई है फेडरल कैबिनेट में। लेकिन उसके साथ साथ मेरे हाल में और भी काफी वजूहात है, ये काफी लोग परेशान भी है मुस्तकबिल के हवाले से भी। चलो अब तो आप आ गए जैसे जैसे करके, लेकिन आने वाला फ्यूचर क्या है आपका? तो मेरे सामने काफी कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा। ये तो लड़ते रहेंगे लीडरशिप जो है, और इनका और जो फिर इस पार्टी का तू में भी चलती रहेगी, वो उसको करेंगे ब्लेम गेम, कराची के मसाइल पे वो उनको करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में बड़ा मसला ये है कि ये बड़ा कंसर्न है अपने फ्यूचर के हवाले से। अभी भी देखें जब पहले किसी को जरूरत पड़ती थी MQM की वोटों की कोई बिल पास करने के लिए तो उनको बड़ा सीरियस लेते थे इनकी वोटों को। अब तो कोई सीरियस लेता भी नहीं है। एक सिंबॉलिक कोई आता है नून लीग का कोई फेडरल मिनिस्टर, वो चले जाता है इनके ऑफिस में बताने के लिए कि हम MQM से मिले, हमने इनका ये वादे कर लिए, उनको वोट ले लेते हैं। लेकिन जो माजी में जो MQM की पावर थी, जो उसकी रेलेवेंस थी, वो तकरीबन खत्म हो गई। बावजूद इनके पास काफी सीटें हैं इस वक्त कराची से, हैदराबाद से, लेकिन उसके बावजूद वो जो रेलेवेंस है वो उनको नहीं मिल रही। तो ज़िया साहब ये बताइएगा कि ऑब्वियसली आप बात कर रहे हैं कि वो MQM की वो रेलेवेंस इसलिए नहीं रही क्योंकि उनका जो वोट बैंक है कराची में वो हम कमज़ोर पड़ गया है या सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिफ्ट हो गया है। क्या ऑन द ग्राउंड इस वक्त सिचुएशन क्या है सर, और MQM उसको एड्रेस करने के लिए कुछ कर भी रही है कि नहीं? हमें ऑन द ग्राउंड सिचुएशन तो बड़ी डिफरेंट है, क्योंकि वोट बड़ा जो पॉपुलर सपोर्ट वोट था वो तो PTI
लेके चला गया था इनके इलाकों से, सही है ना। अब इनको अपना भी सपोर्ट बेस बड़ा मायूस है, जो नया सपोर्ट बेस निकला है नौजवान, खासतौर पर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, वो पीटीआई को चला गया या वो एमक्यूएम के साथ भी कोई है जो यंग मिडिल क्लास है? नहीं, वो पीटीआई के साथ है, आपको नहीं मिडिल क्लास है। वो तो हम देख रहे हैं 2013 के इलेक्शन से, हमने 18 में देखा, 13 में देखा, 2024 में देखा कि वो पीटीआई के पास है। तो मैं हमें एक तो एमक्यूएम बड़ी इर्रेलेवेंट नजर आ रही है इस नई मौजूदा जो यंग वोट बैंक है, सपोर्ट बेस है, इसके अंदर वो बेस बना नहीं पा रही, क्योंकि आपने जो 3-4 तिहाइयां पॉलिटिक्स की है वो अपने 90s के और 80s की कुर्बानियों या जो भी वो थी उसमें की। आज के जो नौजवान है, आज के मसाइल बिल्कुल डिफरेंट है। आज जो कराची के इशूज है, नौजवानों के इशूज है, यहाँ पर एडमिशन के बड़े मसले हैं। कराची में जो इंटर के तलबा थे उनके काफी बड़ी तादाद में बच्चों को फेल किया गया है, उस मसलों को वो एड्रेस नहीं कर पा रही। और ना पीटीआई ग्राउंड पे, क्योंकि पीटीआई को वोट पड़ा लेकिन पीटीआई की तंजीम उस तरह है नहीं, एक ग्राउंड भी जारी है उनके ऊपर। तो मैं हाल में इस वक्त जो कराची का जो वोटर है, यंग वोटर जो है, वो बड़ा एक मायूसकुन सिचुएशन पर खड़ा हुआ है। वो तो जैसा भी ये बताइएगा, जैसे आपने कहा कि एमक्यूएम को भी इसका एहसास है या एमक्यूएम लीडरशिप है इसको भी एहसास है, तो सर कोई स्ट्रैटेजी बना नहीं सकते? उस बनाने की कैपेसिटी नहीं है, उस तरह सोच नहीं सकते? और मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ कि जैसे आपने देखा कि जब ये पीटीआई पे क्रैकडाउन जारी था और वो इतनी एक्टिविटीज कराची में नहीं कर रहे थे, तो जो जमाते इस्लामी के नाजिम हैं, अब तो खैर वो पूरी पार्टी के हैं, उस वक्त वो कराची के थे, उन्होंने इतनी एक्टिविटीज की, उन्होंने जलसे किए, मुजाहिरे किए, जिससे उनका इतना स्टैचर बढ़ गया एज ए लीडर ऑफ कराची। तो क्या एमक्यूएम को ये रास्ता नजर नहीं आता या बिल्कुल उनके पास गुंजाइश ही नहीं है कि वो लोगों में निकलें, कुछ शोर डालें, कुछ करें? नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल यही करता हूँ। जब हाफिज तैमूर रहमान कराची के अमीर थे तो उन्होंने बड़ा उस वैक्यूम को फिल किया है, क्योंकि पीटीआई के ऊपर क्रैकडाउन था। वही तो कह रही हूँ ना कि उन्होंने वैक्यूम फिल करके अपना स्टैचर बनाया एज ए पॉलिटिशियन कि वो आज जमाते इस्लामी के अमीर बन गए हैं। तो मैं यही तो आपसे पूछ रही हूँ कि एमक्यूएम को ये रास्ता नजर नहीं आता? मेरे ख्याल में ओवरऑल हम देख रहे हैं ना, आप जब इलेक्शन देखें 2024 का या 2018 का, ग्राउंड की बात नहीं कर रहा हूँ, रिजल्ट की बात नहीं कर रहा, तो जिस तरह मुझे लग रहा है कि जिस तरह ये कराची या जो अर्बन सेंटर थे सिंध के, उनका वोटर जिस तरह ट्रेडिशनल पार्टियों को रिजेक्ट कर रहा है, चाहे वो एएनपी थी, मागी में एमक्यूएम थी या पीपल्स पार्टी थी, उसको मुझे नहीं लग रहा कि तीनों पार्टियां उस नई जो वोट बैंक है उसको समझ पा रहा है। ये मसला सिर्फ कराची का नहीं है, पूरे पाकिस्तान का है। जितनी भी ट्रेडिशनल पार्टियां है वो इस नए नौजवानों के सपोर्ट बेस को समझ नहीं पा रहा, उनके इशूज क्या है। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में, खासतौर कराची के अंदर, एक बड़ा एक अफरा तफरी फैली हुई है कि कोई समझ नहीं पा रहे कि हम क्या करें। जमात इस्लामी को जो वोट पड़ा, जिसका आपने मेंशन किया हाफिज तैमूर रहमान का, वो बेसिकली उन्होंने बड़ी एक टेक्निकल तरीके से कराची के जो इश्यूज थे, पानी का, बिजली का, रोडों का, उसको एक्सप्लॉइट किया, उनको वोट पड़ा। अभी भी एमक्यूएम अगर चाहे तो कर सकती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि एमक्यूएम भी बड़ी मायूस हो गई है अपने ग्राउंड के सपोर्ट बेस के रिएक्शन को देख के। जैसा बिकॉज वी रनिंग आउट ऑफ टाइम, ये बताइएगा, माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, कि क्या खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने जो ये इंटरव्यू दिया और अपने ख्यालात का इजहार किया, क्या आप एक्सपेक्ट करें कि वो आगे भी कोई नाराजगी का इजहार करेंगे, कोई बात करेंगे, या बस खामोश हो जाएंगे इसके बाद? दोनों साइड से ये ऐसे इंटरव्यूज आते रहेंगे, ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आती रहेगी, इनके दफातर के बाहर मुजाहरे भी होते रहेंगे आपस में। तो मेरे ख्याल में ये ऐसे हम मुस्तकबिल करीब में देखते रहेंगे इस तरह के इंटरव्यूज और बातें। बहुत बहुत शुक्रिया ज़िया साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम।